Hello and welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about chemical bonding. अब अपन नीट रिवीजन सीरीज का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज प्रेडिक्टेबल. अब उन प्रेडिक्टेबल ये पूरे लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे. अब देखो, जो केमिकल बॉन्डिंग और प्रेडिक्टेबल में जितने भी कॉन्सेप्ट है वो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, फॉर्मल चार्ज, आयनाइजेशन इंथैल्पी, ब्लॉक्स, ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अभी अगर हमने ये दो चैप्टर कर लिए स्टार्ट में, ये सब टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है. तो अपन आज स्टार्ट करने वाले प्रेडिक्टेबल. तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं प्रेडिक्टेबल की. अरेंजमेंट ऑफ ऑल नॉन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी इन सच अ वे डैट द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी आर ग्रुप टुगेदर. अब देखो, पहले क्या था, पहले जितनी भी एलिमेंट है अगर उसकी हमें स्टडी करने की थी तो हर एक एलिमेंट को अलग अलग इंडिविजुअली देखना पड़ता था, उसकी प्रॉपर्टी देखना पड़ता था. बाद में साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि हमें इसको एक पैटर्न देना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल अगर कॉलेजेस में या स्कूल में अगर ऐसा ग्रुप नहीं बनाया गया, जैसा एक क्लास सिर्फ 11 की, एक क्लास सिर्फ 12 की, तो कैसा इधर उधर बच्चे हो जाएंगे, टीचर को भी कन्फ्यूज़न होगी. इसलिए हमें प्रेडिक्टेबल भी इसलिए बनाया क्या, एक ग्रुप के अंदर सिमिलर एलिमेंट, मतलब जो ग्रुप है एक ग्रुप में एक सिमिलर एलिमेंट आने होना, सिमिलर पीरियड में सिमिलर एलिमेंट आने होना. तो जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट को लगा कि प्रेडिक्टेबल बनाना चाहिए वो थे लेवोसायर साइंटिस्ट. उन्होंने उनकी क्लासिफिकेशन दी, लेवोसायर क्लासिफिकेशन. अब उन्होंने सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन दिए थे कि भाई जो एलिमेंट मेटल है उनको अलग ग्रुप में रख दो और जो एलिमेंट नॉन मेटल है उनको अलग ग्रुप रख दो. अब बहुत से साइंटिस्टों की एक्सेप्ट नहीं करें कि बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको कहाँ रखेंगे हम. तो इनका क्लासिफिकेशन रिजेक्ट कर दिया अपन. देन उसके बाद आया डोबे-नायर क्लासिफिकेशन. अब इन्होंने क्या बोले थे कि हम ऐसा क्लासीफाई करते कि जो तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट क्लासीफाई करें. इन्होंने क्या करे थे मालूम है क्या, इन्होंने ये कंसेप्ट दिए थे, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों का जो एटॉमिक मास है उसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा सेकंड एलिमेंट आने होना. तो उन्होंने इसकी बेसिस पे पीरियड बनाए. तो उन्होंने सबसे पहले एग्जांपल देखो, उन्होंने कैसा करे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. अब देखो, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, 12 प्लस 16 प्लस 12 कितने होंगे 28 का हाफ करेंगे अपन तो कितना होगा 14. तो इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन करे कि जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है उसका जो एवरेज आएगा वो सेकंड एलिमेंट आने होगा. अब बहुत से ऐसे एलिमेंट है जो इसमें फॉलो ऑन नहीं हुए, मतलब जो इसमें फिट नहीं हुए, तो इनका भी क्लासिफिकेशन कैंसिल कर दिया अपन ने. उसके बाद आए थे न्यूलैंड ऑक्टेव. अब देखो, ऑक्टेव समझ में आ रहा, मतलब 8. अब इन्होंने क्या दिए थे मालूम है क्या, इन्होंने ये बोले जो पहला एलिमेंट है वो सिमिलर रहेगा 8वें एलिमेंट से. पहला एलिमेंट सिमिलर रहेगा 8वें एलिमेंट से. तो उन्हें एग्जांपल कैसे दिए मालूम है क्या, देखो लिथियम सिमिलर है सोडियम से. अब देखो, पहले क्या था मालूम है क्या, पहले नोबल गैस डिस्कवर नहीं करे थे. तो जो लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट, मतलब देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तो डिस्कवर नहीं हुआ था. तो जो 8वां एलिमेंट था वो इसके सिमिलर आने वाला. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब उन्होंने क्या बोले थे मालूम है क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा 8वें एलिमेंट से. अब देखो सोडियम, मैग्नीशियम, देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका 8वां एलिमेंट कौन सा होगा ये, तो ये भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा. इसके नीचे क्या आएगा, बोरॉन, एल्यूमिनियम. तो उनका ये कंसेप्ट था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8 एलिमेंट से प्रॉपर्टी सिमिलर शो करेंगे. तो ये जो बहुत से ऐसे एलिमेंट है जो इसमें फॉलो नहीं हुए. उसके बाद आए थे डी मेंडेलियस. अब इन्होंने क्या करे थे, इन्होंने बहुत होशियार वाले करे. इन्होंने क्या करे, एक पीरियड बना लिए और एक ग्रुप बना लिए. जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे उन्होंने उनको ग्रुप में रखे, और जो अलग सिमिलर प्रॉपर्टी शो करें उन्होंने ग्रुप में रख ली. अब कुछ एलिमेंट भी ऐसे थे. अब इन्होंने क्या करे थे, इनका ड्रॉबैक क्या था मालूम है क्या, इन्होंने
प्रिडिक्टेबल अरेंज कौन से बेसिस पे करे थे? एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने प्रिडिक्टेबल अरेंज करे थे, जो कि वैलिड नहीं था क्योंकि एटॉमिक मास वेरिएंट है, बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे मोजले, इन्होंने क्या करे थे? इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासीफाई करे थे, जितने भी एलिमेंट है उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासीफाई करे। अब जो अपन प्रिडिक्टेबल का पढ़ रहे, मॉडर्न प्रिडिक्टेबल, वो इनका बनाया हुआ है मोजले साहब का। तो अपन देखेंगे, सो प्लीज़ नोट इट। अब अपन देखेंगे मॉडर्न प्रेडिक्टेबल जो कि मोजले साहब ने बने। तो जो प्रेडिक्टेबल है वो हमारे 60 प्रेड एंड 18 ग्रुप में क्लासीफाई हो। अब प्रेड मतलब क्या हो रहा है? देखो, प्रेड मतलब जो एरो है आड़ा, उसको अपन बोलते प्रेड, और जो ग्रुप है वो खड़ा, मतलब जो अपने ये ग्रुप रहा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारा एक ग्रुप होगा। और हमारा प्रेड कौन सा होगा? ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये हो गया हमारे प्रेड और ग्रुप खड़े। अब देखो 7 ग्रुप और 7 प्रेड एंड 18 ग्रुप में क्लासीफाई हुआ। अब देखो इसमें आते 4 ब्लॉक। कौन से ब्लॉक आते? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब तुम सोचेंगे सर ये एस ब्लॉक ही क्यों नाम दिया उसको, दूसरा क्यों नहीं नाम दिया? ए ब्लॉक और बी ब्लॉक क्यों नहीं नाम दिया उसको? अब देखो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ना, उसकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ उसके अंदर, वो ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ उसको अपन ब्लॉक में क्लासीफाई करेंगे। देखो फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक देखेंगे अपन, एस ब्लॉक का एक हरा एलिमेंट लेंगे अपन सोडियम, सोडियम, ठीक है। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अपन तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब 1, वो कौन से ऑर्बिटल में? एस ऑर्बिटल में। दूसरा एलिमेंट पकड़ लो लिथियम, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ग्रुप में आया? एस ग्रुप में, इसलिए अपन उसको बोले एस ब्लॉक। अगर लास्ट ग्रुप में, लास्ट ऑर्बिटल में अगर पी ऑर्बिटल में अगर आता था, फॉर एग्जांपल बोरॉन ले लेंगे अपन, बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s1, 2s2, 2p1। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन काय में है? पी ऑर्बिटल में, इसलिए अपन बोले इसको पी ब्लॉक। अब देखो जो एस ब्लॉक है उसके है 2 ग्रुप, एक इसको सबसे पहले ग्रुप का अपन बोलते हैं अल्कली ग्रुप, और जो सेकंड ग्रुप है उसको अपन बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, सेकंड को अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब देखो जो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो इसके अलग अलग, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मगर जो ग्रुप रहता पर्टिकुलर ग्रुप, अगर अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे पूरे ग्रुप की तो वो क्या आएंगे? देखो सोडियम और लिथियम में अपन समझते, देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन काय में इंटर हुआ? एस ऑर्बिटल में, मगर एक ही इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ ना, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं गया, नहीं एक ही है, 3s1, 2s1, 4s1। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है मालूम है? इसकी जनरल है ns1, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns1। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसको अपन बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2। अब ns2 क्यों? देखो फॉर एग्जांपल अपन बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, बेरिलियम मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s2, 2s2, मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, मतलब क्या आ रहा? s2 आ रहा। तो अपन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लेते उसकी मालूम है कि ns2। तो ये हो गया अपने 2 ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है ना, इसको अपन बोलते हैं मेटल्स। जितने भी ग्रुप है, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे मेटल्स। अब तुम बोलेंगे सर नॉन मेटल कौन से? तो नॉन मेटल है पी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट है सारे के सारे नॉन मेटल है, उसमें से एक भी मेटेलॉइड नहीं। इसके अब देखो इसमें पी ब्लॉक में, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं अपन? 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। अब जो एलिमेंट, जो ग्रुप में फॉर एग्जांपल
अगर पी ब्लॉक में एक पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ तो ऐसे बहुत से एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में, वो सारे एलिमेंट को एक ब्लॉक में रख दिया अपन ने, जिसके अंदर पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अपन ने एक ग्रुप के अंदर रख दिया। अब वो कौन से एलिमेंट है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरॉन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अपन तो 1s2 2s2 2p1 एक ही इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के अंदर 3, ऑक्सीजन के अंदर 4, फ्लोरीन के अंदर 5 और नियॉन के अंदर 6। अब देखो जो लास्ट ग्रुप है ना, लास्ट ग्रुप को अपन बोलते हैं इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं अपन? इनर्ट गैस। अब उसको इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं? इनर्ट मतलब जो खुद में रहने वाला, मतलब जिसको किसकी ज़रूरत नहीं, मतलब देखो ये जो एलिमेंट है ना बाकी के, इसको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो ये जो ग्रुप है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब इनको काय की ज़रूरत नहीं, मतलब किसी ने बॉन्ड नहीं भी बनाया तो भी इनकी किसी की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं अपन इनर्ट गैस। अब सर तुम बोलेंगे इनर्ट गैस इसका नाम दीजिए, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम हेलोजन्स है, हेलोजन ग्रुप। क्या इसका क्या नाम है? हेलोजन। इसका नाम क्या है सर फिर? इसका नाम है चाल्कोजन, चाल्कोजन, CHAL, चाल्कोजन। इसका नाइकोजन, इसका कार्बन फैमिली, इसका बोरॉन फैमिली, हर एक के नाम होगा इसमें। इसका क्या नाम? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइकोजन्स, चाकोजन्स, हेलोजन एंड इनर्ट गैस। ये हो गया अपने 2 ग्रुप। अब जो तीसरा ग्रुप है अपना, तीसरा ब्लॉक है वो अपना डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कंप्लीटली मेटल है ना कंप्लीटली नॉन मेटल है, इसको बोलते हैं अपन मोटेलाइट, मेटेलॉइड। कैसे लॉइड? मेटेलॉइड। नहीं कंप्लीटली मेटल है ना कंप्लीटली नॉन मेटल है, इसको अपन बोलते हैं मेटालाइट, बीच की पोजीशन में मेटालॉइड। अब देखो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेंगी फिर? पूरे एस ब्लॉक डी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS022 and N-1 D। अब सर तुम बोलेंगे N-1 कैसा क्या आ गया यहाँ पे? N-1 कैसा आया देखो समझाता हूँ। स्कैंडियम ले लेंगे अपन, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम क्या आएंगे? अपन शॉर्ट में लिखेंगे एर्गॉन 4s2 3d1, ठीक है, 4s2 3d1 है। अब देखो इसकी देखो अगर अपन 4 को अगर n पकड़ लेंगे तो अपन को 3 को क्या पकड़ना पड़ेगा? N-1। इसीलिए इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS022 और N-1 D ब्लॉक, ये D ऑर्बिटल। तो अपना सबसे पहले क्या होगा? अपना S ब्लॉक, देन P ब्लॉक, उसके बाद फिर D ब्लॉक। अब जो F ब्लॉक है, F ब्लॉक आते हैं लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के अंदर, मतलब जो ग्रुप दिख रहा ये आता है इसके अंदर, F ब्लॉक के अंदर। लेंथेनॉइड के अंदर कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट। एक्टिनॉइड के अंदर कितने एलिमेंट है? 14 एलिमेंट। इसके अंदर हो जा रहे F ब्लॉक के अंदर कितने एलिमेंट है? 28 एलिमेंट। अभी अपन ने इसलिए लिए क्योंकि वो स्पेशल उसका चैप्टर है। अब तुम बोलेंगे सर इसको याद कैसा करना? अब देखो तुम याद करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जब अपन स्पेशल ब्लॉक लेंगे ना, मतलब S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड D ब्लॉक, तो ये अपने आप नाम याद हो जाते। अब देखो S ब्लॉक अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तुम तो ज़रा से नाम है S ब्लॉक में। इसके शॉर्ट ट्रिक थी हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगी कार स्ट्रॉन्शियम बापरे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती वैसा। जब वो स्पेशल चैप्टर पढ़ते इसमें याद हो जाती हो। सो प्लीज़ नोट इट। अब अपन देखेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। अब देखो अब हम देखेंगे एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होता? देखो तो 2 बॉन्डेड एटम रहते, 2 बॉन्डेड एटम मतलब फॉर एग्जांपल एक एटम दूसरा एटम। अब दोनों एटम की न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो R है,
उसका आधा उसको अपन बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। मतलब दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसके आधा उसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। और आयनिक रेडियस मतलब जो अपना एटम है, एक पर्टिकुलर एटम, जैसे ये एटम अपना, उसकी न्यूक्लियस से लास्ट शेल को के जो डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं आयनिक रेडियस। अब देखो, अब ये एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस तो समझ में आ गया। अब देखो अपने पास तो बहुत एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, अब वो सबकी एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस अलग है, मगर कुछ तो ऐसा होगा कि जो ग्रुप के अंदर कुछ सिमिलर होगा और जो पीरियड के अंदर कुछ सिमिलर, उसकी वजह से रखा गया है ना एटम को ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर, तो कुछ तो सिमिलर होगा, कुछ सिमिलर ट्रेंड होगा। तो देखो सबसे पहले अपन देखते अलॉन्ग द पीरियड, मतलब जो पीरियड के अंदर कैसा ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज होता है। देखो फॉर एग्जांपल लिथियम ले लेंगे अपन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। और अगर नीचे जाएंगे अपन पीरियड के अंदर तो ये लिथियम की पीरियड में कौन था, सोडियम और पोटेशियम। अब देखो सबसे पहले अपन लिथियम को देखते हैं। तो लिथियम को देखो, न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल एंड सेकंड शेल, ठीक है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है लिथियम के, 2, सेकंड में 1, ठीक है। अब देखो जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने अट्रैक्ट करता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब जो बोरॉन के अंदर देखो, बोरॉन के अंदर शेल्स बढ़ रही है, जो अराउंडिंग शेल्स है, यहाँ पे क्या होगा देखो, सोडियम के अंदर शेल बढ़ेंगे, मतलब जो सर्कल है वो एक दो बढ़ जाएगा, मतलब सोडियम का क्या आएगा, 1, 2, 3। देखो सोडियम में क्या हुआ, शेल बढ़ गए, मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, जो न्यूक्लियस है और वो लास्ट शेल का डिस्टेंस बढ़ गया। इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 1। अब देखो इसको जा क्या कर रहा था, न्यूक्लियस जल्दी अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि इसका डिस्टेंस कम था, इसको जल्दी अट्रैक्ट कर सकता क्या हो, नहीं। अब देखो जो बोरॉन है ना, बोरॉन पे कहानी क्लियर हो जाएंगी अपनी। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे गौर से देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन कितने थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, और शेल कितने थे, 2 सिर्फ। अब यहाँ पे क्या हुआ, न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया, न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गए 4, बट शेल का डिस्टेंस बढ़ा गया, नहीं। अब ये शेल का डिस्टेंस बढ़ा नहीं, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इसको जल्दी इधर अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा जल्दी। तो इस यहाँ से इसकी साइज़ क्या होंगी, फिर कम होंगी, क्योंकि देखो इसका पावर 3 था, इसका पावर 4 है, मगर डिस्टेंस बढ़ा गया, नहीं। तो इसको क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेगा। अब जो अपना जो नेक्स्ट एलिमेंट है बोरॉन का डिस्टेंस बढ़ा गया, नहीं, पावर बढ़ गया। देखो न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, इसमें 2, इसमें कितने हो गए, 3। न्यूक्लियस का पावर बढ़ गया, 5 हो गया, मगर डिस्टेंस बढ़ा गया उसका, नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, देखो पावर बढ़ा ही बढ़ा, मगर डिस्टेंस भी बढ़ गया उसका। अब डिस्टेंस बढ़ा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को इतना डिस्टेंस नहीं मिला कि उसको अट्रैक्ट करे अपने तरफ, तो इसकी साइज़ क्या होंगी, फिर इधर नीचे बढ़ेंगी, और लेफ़्ट टू राइट क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा, पीरियड के अंदर क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, और ग्रुप के अंदर क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। तो अपना क्या होगा फिर, लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब जो अपना एक एक्सेप्शन आता है इसमें, जो अपनी 13 ग्रुप की फैमिली है, कौन थी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब अपन ने क्या देखे, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होने वाला था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मतलब ये डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होने वाला था ना। बट यहाँ पे क्या होता, बोरॉन की तो साइज ज़्यादा, बोरॉन से तो एल्यूमिनियम की ज़्यादा है, अब गैलियम की से ज़्यादा होने वाला था। बट कहानी में आता है इसकी दोनों की बराबर रहेगी, इन दोनों की साइज़ क्या हो रही, बराबर हो रही। अब इन दोनों की साइज़ क्यों बराबर हो रही, तो ये इसके अंदर आ रहा डी ब्लॉक आता है इसके अंदर, उसकी वजह से इसकी साइज़ सेम हो जा रही। उसके बाद फिर जो इंडिया में वो आता बराबर। अब पेपर के अंदर ये पूछ सकता
भाई फाइंड ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। और आपको सिंपल अगर आपने अगर सिर्फ इतना पढ़ ली कि भाई डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, तो आप कौन से करके आएंगे इसकी रेडियस? बोरॉन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, बोरॉन इज लेस देन एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम इज लेस देन इंडियम इज लेस देन थेलियम। मगर आप क्या रहेंगे फिर? गलत। अब जो उसके बाद एक और आती ली ना की, अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, देखो इसमें एक ट्विस्ट आता, जो फर्स्ट ग्रुप ऑर्डर रहते ना इसमें ट्विस्ट आता है। अगर पेपर के अंदर पूछा कि बताओ भाई गैसेस स्टेट के अंदर अल्कली मेटल की ऑर्डर क्या रहेंगे एटॉमिक आयनिक रेडियस की, तो क्या रहेगा? ये अपन ने क्या देखा, आयनिक एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ रही ना, तो डाउन द ग्रुप बढ़ रही। बट अगर ऐसा पूछ लिया कि लिक्विड के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर इसकी साइज़ क्या रहेंगी फिर, मतलब साइज़ में क्या रहेंगे अरेंजमेंट, तो ये हो जाता उल्टा। क्यों उल्टा होता? देखो इसकी साइज़ है छोटी, सबसे साइज़ सबसे छोटी किसकी है? लिथियम की, ठीक है। सबसे छोटी साइज़ होने की वजह से जब वाटर के अंदर जाता है तो उसकी जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको घेर लेते और उसकी वजह से इसकी साइज़ हो जाती सबसे बड़ी, इसलिए ये पूरी ऑर्डर हो जाती रिवर्स। तो अपना क्या होगा अभी? एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। अब अपन आएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है? देखो अब यहाँ पे एक समझ लो, न्यूक्लियस क्या कर रहा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करा तो ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे। अब क्या करते हैं? देखो अब ये इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होने कर रहा, मगर ये क्या करते? ये गुंडागिरी करते कि भाई हम ही अट्रैक्ट हो गए, तुम अट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब जैसा वो छोटे बच्चे करते नहीं कि मेरे को गोद में लो भाई, इसको मत लो गोद में, वैसे इलेक्ट्रॉन भी जिद करते। तो इन एटम द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टूवर्ड न्यूक्लियस एंड रिपेल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को ढकेलते। मतलब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहे और एक दूसरे को रिपेल कर रहे, इसको दूसरे को रिपेल कर रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है यहाँ पे क्या होगा, जैसे इधर जाएंगे अपन, साइज़ क्या हो रही? डिक्रीज़ हो रही। साइज़ डिक्रीज़ हो रही तो न्यूक्लियस का पावर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ना, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो इसकी रिपल्शन पावर है, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे ना इसको, तो ये रिपेल नहीं कर सकेंगे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएंगे? इधर डिक्रीजेस। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होंगे? उधर डिक्रीजेस। और इधर क्या होंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज। देखो ये न्यूक्लियस इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकेंगे क्या? इधर इसको पहले रिपेल करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब सिंपल रिपेल करना, इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे को रिपेल करना। यहाँ पे क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा। क्यों डिक्रीज हो रहा? क्योंकि साइज़ डिक्रीज हो रही। साइज़ डिक्रीज हो रही तो जो न्यूक्लियस पावर है वह एक इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? स्क्रीनिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। अब देखो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। अब देखो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ेंगे, मतलब जो शेल्स ये बढ़ रहे, तो शेल्स बढ़ रहे तो इससे क्या हो रहा? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा ना, इलेक्ट्रॉन इजीली एक दूसरे को रिपेल कर सकते क्योंकि इसका पावर नहीं पहुंच रहा है यहाँ तक कि रिपेल कर सकते। अगर शेल्स कम रहेंगे तो जो न्यूक्लियस है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करने देगा। मगर यहाँ पे क्या होगा? अगर शेल ज़्यादा रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर सकते। और शेप ऑफ ऑर्बिटल में क्या हो रहा है? देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल मतलब जो एस ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से रिपेल कर सकता, मगर जो पी ऑर्बिटल है वो जल्दी से रिपेल कर सकता है या नहीं, उससे कम डी, उससे कम एफ। मतलब जो ये
ऑर्बिटल है वो बहुत कम रिपेल करते इलेक्ट्रॉन, तो अपना क्या होगा एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। सो प्लीज नोट इट। ये देखो अपना एक पॉइंट रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, देखो जो न्यूक्लियस का पावर है लास्ट शेल को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, उसको वो नहीं बोलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस का कितना पावर है कि वो आप लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कितने जल्दी अटैक कर सकता है, उसका फार्मूला क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज EAN इज इक्वल टू Z, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू माइनस सिग्मा, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब देखो नंबर ऑफ शेल्स अगर बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या रहेगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल कम रहेंगे मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, तो न्यूक्लियस पावर जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका फार्मूला क्या है Z इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। सो प्लीज नोट इट। अब अपन देखेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब देखो आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब क्या होता, देखो अपन क्या करते, कोई भी आयनिक बॉन्ड में क्या करते अपन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते और दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन देते, तो जो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो एनर्जी लगती उसको अपन बोलते आयनाइजेशन इंथैल्पी। मतलब सिंपल डेफिनेशन क्या है आयनाइजेशन इंथैल्पी की, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे उसको अपन क्या बोलते आयनाइजेशन एनर्जी। देखो फॉर एग्जांपल सोडियम ले लेंगे अपन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अपन ने क्या करा, थोड़ी सी एनर्जी दी, मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी, मतलब इंथैल्पी इज इक्वल टू एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी दी अपन ने तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया अपन ने। मतलब क्या करना पड़ा अपने एनर्जी देना पड़ता, खर्च करना पड़ा मतलब एनर्जी देना पड़ा। पॉजिटिव में एनर्जी आएंगी, ये क्या एनर्जी आएंगी पॉजिटिव में एनर्जी। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब जो एनर्जी है वो पॉजिटिव फॉर्म में रहती, मतलब अपने को देना पड़ा ना, लेना पड़ा अपनी एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या होगा एनर्जी लेंगे अपन, इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे अपन, तो एनर्जी क्या लेंगी फिर वहाँ से रिलीज़ होंगी। बट यहाँ पे क्या होगा एनर्जी अपने को देना पड़ेगा और वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव। और एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक, देखो एंडोथर्मिक मतलब क्या होता एनर्जी देना पड़ता, और एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी मिलती अपने को। एंडोथर्मिक एनर्जी देना पड़ता है, एक्सोथर्मिक एनर्जी अपने खुद में मिलती। तो ये क्या होगा अपनी आयनाइजेशन इंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया अपन यहाँ से, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें यहाँ से। अब क्या होगा देखो ये होगा ऑक्टेट कंप्लीट, ये एनर्जी मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया अपन ने, तो ये जो शेल अपने कट हो जाएगा अपना, ये शेल कट होगा, बचा क्या अपने पास सेकंड शेल ओनली। अब सेकंड शेल कंप्लीट है, एकदम फुलफिल है, जो नियॉन है ना नियॉन के बराबर हो गए। अब अगर अपन इसकी एनर्जी निकालने जाएंगे, मतलब सॉरी अब अपन अगर इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, तो ये क्या हुआ था अपना पहला इलेक्ट्रॉन, तो उसको अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाले अपन ने तो IE फर्स्ट। अब जो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे अपन तो अपने को बहुत प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है, मतलब स्टेबल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन देंगे जल्दी से नहीं देगा, तो जो सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है सेकंड वो बहुत हाई रहेंगी, क्या रहेंगी हाई। अब अगर अपन ने 2 निकाल ली, अब तीसरा निकालेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 3, चौथा निकालेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 4। अब देखो कुछ फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते आयनाइजेशन इंथैल्पी को। अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी अगर साइज़ छोटी हुई अगर, तो क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल साइज़ छोटी होगी इसकी, तो क्या करेंगे ये न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है उसको कॉम्पैक्टली पकड़ के रखेगा, जान देगा क्या नहीं,
तो अगर साइज़ छोटी रही तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेंगी अपनी को, एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो स्मॉल साइज़ को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और जो जिसकी साइज़ बड़ी रहेगी उसको क्या लेगा, उसको कम एनर्जी देना पड़ेगा अपने को। तो जो ग्रुप है पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट क्या होती साइज़, अपन ने अभी देखी साइज़ क्या होती, डिक्रीज़ होती, साइज़ क्या हो रही, डिक्रीज़ हो रही, साइज़ डिक्रीज़ हो रही तो एनर्जी क्या लगेंगी अपनी को, ज़्यादा, मगर मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होंगी अलॉन्ग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेस, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेस। अब देखो जो ऊपर से नीचे आएंगे अपन तो क्या होंगे, साइज़ इंक्रीज़ हो रही, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो रही, मतलब साइज़ इंक्रीज़ हो रही, साइज़ इंक्रीज़ हो रही तो न्यूक्लियस की पकड़ आखिरी शेल पे रहेंगी क्या, नहीं, तो अपन इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो क्या होगा फिर, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, कम एनर्जी देना पड़ेगा अपने को, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा, डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। अब दूसरा फैक्टर रहता, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हाफ फील्ड एलिमेंट है, मतलब कोई अगर देखो इसका ले लेंगे अपन 1s2 2s2 2p6। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वो पूरा कम्प्लीटली फील्ड मतलब जितने ऑर्बिटल थे उतने पूरे इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसको। अगर कोई एलिमेंट अगर कम्प्लीटली फील्ड नहीं है, ऑर्बिटल खाली है, तो अपने को कम एनर्जी देना पड़ता, बट अगर कम्प्लीटली फील्ड हो कम्प्लीटली फील्ड है तो अपने को ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और दूसरा जो हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड भी स्टेबल रहता। हाफ फील्ड मतलब देखो पी ब्लॉक के अंदर बता दो तुम्हारे को, देखो पी ब्लॉक के अंदर 3 ऑर्बिटल है, 6 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं उसमें, ठीक है, 1 2 3 4 5। अगर देखो ये हाफ फील्ड है, ये भी अगर रहे ना तो अपन ये इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते जल्दी से, इसको भी एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, ना कि इसके। अगर ये रहा अपना तो एनर्जी अपन इतनी नहीं देंगे जितनी हाफ फील्ड की रहेंगी, इससे कम एनर्जी लगेगी। अब एक ऑर्डर देखते हैं अपन, जिससे अब तुम्हारी समझ में आएगा क्या। देखो अपने बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखो इधर से इधर साइज़ क्या हो रही, डिक्रीज़ हो रही, ठीक है, साइज़ डिक्रीज़ हो रही, मगर यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या आ रहा, हाफ फील्ड आ रहा, नाइट्रोजन में क्या आ रहा, हाफ फील्ड आ रहा। तो इससे क्या होता, इससे तो इसको जो सबसे कम इसकी एनर्जी किसको देना पड़ेगा, अपनी बोरान को। क्यों, क्योंकि इसकी साइज़ ज़्यादा है अलॉन्ग दिस, मतलब इससे साइज़ क्या हो रही, डिक्रीज़ हो रही। साइज़ डिक्रीज़ होंगी तो एनर्जी इंक्रीज़ होंगी, तो इसकी क्या आ रही साइज़, इससे ज़्यादा, नाइट्रोजन से इससे ज़्यादा। अब देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3 एंड 4 2s 2p4 है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर है, तो ये 4 है। इसको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा अपने को, कि हाफ फील्ड को एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, हाफ फील्ड को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता, ऐसा हो जाता, मतलब इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है। मतलब अगर अपने को पूछा तो भाई कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, तो नाइट्रोजन की, और फिर सबसे ज़्यादा इसकी। अगर आपने ये ऑर्डर भी पूछ लिया, अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो फिर इसमें क्या आएगा अपना, ऑक्सीजन की सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम कार्बन। तो ये होगा अपना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब फॉर एग्जांपल अपन 13 ग्रुप में, 13 ग्रुप बहुत फेमस है, उससे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। जो अपना 13 ग्रुप है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और जो 14 ग्रुप है अपना कार्बन, सिलिकॉन, यहाँ पे क्या होता है, देखो अब होना क्या चाहिए था, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होना था ना, तो यहाँ पे क्या होता, अब देखो बोरॉन की तो क्या है, ज़्यादा होने होना, क्योंकि बोरॉन की साइज़ कम है, साइज़ बढ़ेंगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होंगी। यहाँ पे क्या होता, थोड़ा हेर फेर हो जाता,
होना क्या चाहिए था, एल्यूमिनियम की गैलियम से ज़्यादा होने होता ना, बट क्या होता है गैलियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी। डायरेक्ट पूछ सकते हो अपने को आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट क्या आएगा, ऑर्डर क्या आएगा फिर, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ये नहीं आएगा, क्या रहेगा, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। अब देखो इसमें भी क्या होता, आखिरी तक अच्छे चलता, यहाँ तक बराबर था, मगर यहाँ पे क्या हो जाता, इसकी ज़्यादा हो जाती इससे, मतलब ऑर्डर क्या हो जाती चेंज, कार्बन, सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम, टिन, लीड। तो ये जो टिन की है, टिन की लीड से भी कम हो जाती, तो अपना क्या हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी खत्म। अब आएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए जो एनर्जी खर्च करना पड़ता उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो कोई भी चीज़ अपन लेंगे तो अपने क्या करना, पैसा देना पड़ेगा, और कोई भी चीज़ अपन बेचेंगे तो अपन उसके पैसे लेंगे। यहाँ पे क्या करें अपन इलेक्ट्रॉन बेच रहे मतलब दे रहे, तो अपने को एनर्जी दी उन्होंने। यहाँ पे कह रहे अपन इलेक्ट्रॉन ले रहे तो क्या करेंगे अपन एनर्जी लेंगे उनसे, सॉरी एनर्जी देंगे। तो यहाँ पे क्या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर, सॉरी मिनिमम एनर्जी लॉस टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑलवेज एक्सोथर्मिक क्या एंडोथर्मिक, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता, ये एक्सोथर्मिक भी है और एंडोथर्मिक भी है, एक्सोथर्मिक और एंडो, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब तुम बोलेंगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों है, तो यहाँ पे क्या होता मालूम है क्या, जब कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ले लेता, अब जब अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डालने करते तो देखो अपन ने स्क्रीनिंग इफेक्ट में देखे कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ही एक दूसरे एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते। अब जैसे ही अपन एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाल देते, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया अपन ने, तो जैसे ही अपन इलेक्ट्रॉन डाल देते वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देता। अब अगर अपन जो इलेक्ट्रॉन दूसरा डालेंगे अपनी उसको एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब एनर्जी वो खर्च नहीं करेंगे, अपन उसको उल्टा एनर्जी देंगे। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करती, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन रिपेल करते। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होंगी फिर वहाँ पे पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक हर एलिमेंट के वास्ते एक्सोथर्मिक, जो पहले इलेक्ट्रॉन कोई भी लेगा तो उसके लिए एक्सोथर्मिक है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी खर्च करेगा। जब हर एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसके बाद अगर उसको इलेक्ट्रॉन देंगे अपन तो वो एंडोथर्मिक बन जाएगा, उसको अपन एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, अब देखो एक्सोथर्मिक की उल्टा ही है, साइज़ बड़ी रहेंगी तो अपन क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अब अपन ने क्या बोली स्क्रीनिंग इफेक्ट अफेक्ट करती ना इसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब छोटी साइज़ रहेंगी तो क्या होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, एक दूसरे रिपेल नहीं कर पाएंगे। मगर बड़े में क्या होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। देखो आप सबसे पहले छोटा एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, अपन ने क्या करे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए। अब जब अपन दूसरा इलेक्ट्रॉन देने करेंगे तो अपने को लगेंगी एनर्जी। क्यों, क्योंकि क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, क्या करेगा रिपेल करेगा। तो ये होगा अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड एसिड बेस एंड मेटल। अब देखो एक पॉइंट अपना रहेगा अलोंग द पीरियड, मतलब पीरियड में क्या होता इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट, मतलब देखो अलोंग द पीरियड साइज़ क्या होती कम होती, साइज़ कम होगी तो जो पावर है न्यूक्लियस पावर है उसको इलेक्ट्रॉन अपन दे देंगे तो जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा। तो अलोंग द ग्रुप क्या होंगी इंक्रीज होंगी, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होंगी इंक्रीज अलोंग द ग्रुप, सॉरी अलोंग द पीरियड, एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगी, ठीक है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंगी। अब एक ऑर्डर है सिंपल, अपन क्या करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, सिंपल ऑर्डर क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, मतलब एक्सेप्ट करने की पावर की क्या रहेंगी, फ्लोरीन ज़्यादा रहेगा
क्लोरीन उससे कम रहेगा, ब्रोमीन उससे कम रहेगा एंड आयोडीन सबसे कम रहेगा। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्विस्ट आएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहेंगी, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाएंगे, क्या आएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा हो जाएंगी फ्लोरीन से, ब्रोमीन से एंड आयोडीन से। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड ऑक्साइड। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे अपन, उसके अपन अपने पास कितनी पावर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा रहेंगी, जिसकी न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा रहेगा। न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, जिसकी साइज़ कम रहेगी। साइज़ किसकी कम है, अलोंग द पीरियड फ्लोरीन सबसे ज़्यादा किसकी साइज़ है, लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीजेस। साइज़ डिक्रीजेस मतलब साइज़ कम हो रही, मतलब चार्ज बढ़ रहा। चार्ज बढ़ रहा तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक सिंपल रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। मतलब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ेगी, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ेगी, जब रेडियस कम रहेगा। रेडियस कब कम है, अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे अपन, लेफ़्ट टू राइट मतलब बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ़्ट टू राइट जा रहे। सबसे कम साइज़ किसकी है, सबसे कम साइज़ किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन की सबसे कम साइज़ है, फ्लोरीन की मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रहेंगी। फिर सबसे ज़्यादा साइज़ रेडियस किसकी कम है, फ्लोरीन की, और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज किसका है, फ्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी रहेंगी, फ्लोरीन की। अब देखो जैसा अपन नीचे आएंगे डाउन द ग्रुप, रेडियस क्या रहेंगी, बढ़ेंगी। रेडियस क्या होगी, बढ़ेंगी। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, रेडियस बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। क्या है हमारा, सिंपल, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। सबसे ज़्यादा पूरी प्रेडिक्टेबल सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, और उससे कम नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की क्लोरीन से ज़्यादा है, मतलब बराबर है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन एंड उसके बराबर ही क्लोरीन की। तो ये होगा अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये अगर आपने ऑर्डर पूछ सकता पेपर के अंदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का, कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है। तो ये होगा अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब जिसकी साइज़ सबसे ज़्यादा है, उसको अपन बोलेंगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, साइज़ बढ़ेगी। तो अब साइज़ कैसे बढ़ रहा, डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रहा, ठीक है। और लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा, साइज़ डिक्रीज़ हो रहा, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रहा, तो मेटेलिक कैरेक्टर लेफ़्ट टू राइट कम हो रहा। तो लेफ़्ट टू राइट किधर जा रहे हैं अपन, पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। तो पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होंगे, मतलब बढ़ेंगे क्या, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब पी ब्लॉक क्या है अपना, नॉन मेटेलिक, ऑलरेडी अपन ने देख लिया। पी ब्लॉक क्या है अपना, नॉन मेटेलिक, और अपना एस ब्लॉक क्या है, मेटेलिक। अगर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, मतलब साइज कम होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। ये होगा अपना मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब देखो ऑक्साइड्स, जो अपने फर्स्ट पीरियड के ऑक्साइड है, मतलब फर्स्ट पीरियड कौन थे अपना, बेरिलियम, बोरॉन
एल्यूमिनियम एंड उसके बाद देखेंगे अपन तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। अब यहाँ पे देखो Be2 और Be2, इसका जो ऑक्साइड है BeO, ये क्या है? बेसिक नेचर का ऑक्साइड है। कैसे नेचर का ऑक्साइड है? बेसिक नेचर का। B2O3, ये कौन से नेचर का ऑक्साइड है? ये है एसिडिक नेचर का। ये है एम्फोटेरिक मतलब ये ना, ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है, और ये दोनों एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो हमारा क्या होगा? ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट में हो गया। तो अपने क्या देख लिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, एंड ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट।